हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है ना कि काश यार मैं अपने वक्त में पीछे जाके खुद को ये समझा पाऊँ कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, ये काश मैं टाइम में पीछे जा सकूँ और मैं इस गलती को करने से बच सकूँ। तो आप आज से 10 साल 15 साल बाद खुद को किस जगह देखना चाहते हो? आप क्या सोचते हो कि कल जब आप होंगे वो आपको क्या सजेशन देगा? ठीक है। तो आप जो भी आज एक्शंस करेंगे उनका सब सारा प्रभाव आपके फ्यूचर पे पड़ने वाला है, राइट? तो आज के जो एक्शंस हैं वो आप इस तरीके से ड्राफ्ट कीजिए, इस तरीके से करिए कि आपको आने वाले कल का जो जो भी आप व्यक्ति होंगे वो आप खुद को शुक्र अदा कर सके, यानी कि थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है, जिससे कि आप खुश हो कि अच्छा हुआ मैंने उस समय ये मेहनत करी, या अच्छा हुआ उस समय मैंने ये कदम उठाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024-2025। उससे पहले दो स्टूडेंट्स के कमेंट थे। कल आज का सॉरी कल का सेशन क्यों लेट हुआ? वो इसलिए हो गया लेट क्योंकि मैरिजेस चल रही हैं, तो गाने बजाने बहुत होते रहते हैं। और दूसरा, हम खुद अवॉइड करते हैं पॉलिटिकल टॉपिक्स को हाथ लगाना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि बायसनेस किसी ना किसी तरीके की हो जाएगी। बट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि जो कल का टॉपिक था वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल नहीं था, वो राइटर का पॉइंट था पॉलिटिकल। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक था वो इससे रिलेटेड था कि मनरेगा योजना कितनी हेल्पफुल है, नहीं है, उसके अंदर बजट कमी कमी हो रही है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ डेटा आपको आ जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम खुद ही अवॉइड करते हैं कि हम पॉलिटिकल टॉपिक्स को ना टच करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग, रूलिंग मतलब उनका जो फैसला आया है किस चीज के रिगार्डिंग, दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेजिडेंस इन एडमिशन टू पीजी मेडिकल कोर्सेज। बोल रहे हैं कि कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए रेजिडेंस के आधार पर। रेजिडेंस क्या होता है कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, उसके आधार पर पीजी मेडिकल कोर्सेज। पीजी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट। एमबीबीएस हो गया ग्रेजुएशन कोर्स, और पोस्ट ग्रेजुएट हो गया पीजी कोर्स। ठीक है, जहाँ पे आप एमडी वगैरह की स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उसके अंदर रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? इज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये इसी के अनुरूप है। कंसिस्टेंट है मतलब किसी के अनुरूप है, किसी के साथ में मेल खाता है। किसके साथ में मेल खाता है? जो हमारा संवैधानिक मैंडेट है यानी कि आदेश है इक्वालिटी का, बराबरी का, कि कानून की नज़र में सब बराबर है, उस मैंडेट के साथ में ये मेल खाता है। बट may adversely affect the priorities and health care requirements of the state। लेकिन हालांकि ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, उसके साथ में मेल खाता है, लेकिन ये जो भी स्टेट्स हैं, सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, उनकी हेल्थ केयर की ज़रूरत और उनकी प्रायोरिटीज़ को ये बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। कैसे करेगा आगे देखते हैं। The court has reminded everyone that there is only one domicile for Indians। कोर्ट ने सबको याद दिलाया कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान की सीमा रेखा के अंदर आते हैं, तो वही हमारा डोमिसाइल है। डोमिसाइल है मतलब निवास स्थान है। ठीक है, स्टेट्स जो है, आपको पता है इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेट्स क्या थे? पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, राज्य थे, है ना, जिनके ऊपर पर्टिकुलर राजा वगैरह शासन करते होते थे। उनको इकट्ठा करके हिंदुस्तान, इंडिया, भारत बनाया गया है। तो लेकिन आज हमारी आइडेंटिटी एज इंडियन है, तो कोर्ट ने ये चीज बोला कि इंडियंस के सिर्फ एक ही डोमिसाइल है, एक ही उनका निवास है, जो कि क्या है? इंडिया। And that the right to seek admissions anywhere in the country must be open to residents of all states। और देश के किसी भी कोने के बच्चे के पास में अधिकार होना चाहिए कि वो देश के दूसरे किसी भी कोने में जाके एडमिशन ले सके। अब सपोज करो कि मान लो कि हिमाचल स्टेट है। ठीक है, मत मान लो, नहीं, हिमाचल जो स्टेट है, ये मान लो कि वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अच्छे नहीं हैं।
सपोज कर लो, और पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा एमबीबीएस करने के बाद पीजी करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से करूँ, मेरी परसेंटेज भी अच्छी है तो मुझे आसानी से एडमिशन मिल जाना चाहिए। लेकिन पंजाब बोलते हैं नहीं नहीं जी, हम तो सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों को ही एडमिशन देंगे पीजी में, हम हिमाचल या किसी भी और स्टेट के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, बेशक आप कितने ही उम्दा डॉक्टर हो। तो क्या ये एक जस्टिफाइड चीज़ है? नहीं ना। क्या ये उसके पास में अपॉर्चुनिटी का अभाव हो गया? जाहिर सी बात है उसको अपॉर्चुनिटी का अभाव है। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का नागरिक निवासी हो, वो एडमिशन ले सकता है देश के किसी भी स्टेट में। दिस इज इन लाइन, इन लाइन होना, इन लाइन विद होना मतलब किसी चीज के अनुसार होना। तो किसके अनुसार है? विद सीरीज ऑफ वर्डिक्ट्स ऑन द क्वेश्चन whether there can be admissions based on institutional preferences और रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स। कुछ सवाल को की पूरी श्रृंखला थी, उन श्रृंखलाओं के ऊपर जो फैसले आए हैं कि क्या थी कि भाई एडमिशन जो है क्या वो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस पे होने चाहिए, यानी कि जो भी संस्था है, संगठन है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर होना चाहिए, या फिर रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होना चाहिए कि आप फलां स्टेट के निवासी हो तो आपको XYZ स्टेट में एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकता। ठीक है। द व्यू इज दैट इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, तो जो ओपिनियन है, व्यू है, वो क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस है, दैट इज चूजिंग कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड आउट ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशंस टू पीजी कोर्सेज इन द सेम इंस्टीट्यूशन। कि ये जो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस है कि भाई जो कैंडिडेट हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है ग्रेजुएशन में, वो हमारे ही इंस्टीट्यूट के पीजी कोर्स में क्या है, एडमिशन ले लेगा, इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड, परमिसिबल। ये तो संवैधानिक रूप से सही है, ये संवैधानिक रूप से आज्ञा दी जा सकती है इस चीज़ की। एंड दैट एडमिशंस टू यूजी मेडिकल कोर्सेज कैन हैव अ रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट, और ये संभावना कि अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में यानी कि एमबीबीएस कोर्स में कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वो पर्टिकुलर स्टेट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कर सकता है एडमिशन अप्लाई। ठीक है। primarily because the basic medical needs of a region can be better addressed by admitting more people। ये मुख्य तौर पे इसलिए है क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इलाके की, किसी भी स्टेट की जो भी मेडिकल ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल तभी की जा सकती हैं जब उस इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेडिकल कोर्सेज में या इस तरीके के कोर्सेज में एडमिशन लेंगे। मोर पीपल फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, उसी गाँव के, सो दैट डॉक्टर्स इमर्जिंग फ्रॉम द सिस्टम वुड रेंडर पब्लिक सर्विस देयर, ताकि इस जरिए से जो भी डॉक्टर्स निकल कर आए वो उसी स्टेट की जो पब्लिक सर्विसेज हैं, यानी कि जो सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे काम करें, वहाँ पे अपनी सेवाएं दें। However, on the principle that higher qualifications brook no compromise with merit, बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत पे कि जो हायर हायर क्वालिफिकेशन है, ब्रूक नो समथिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा या अलाउ नहीं करेगा, तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे स्वीकार नहीं करेगा मेरिट के ऊपर, कि मेरिट होनी चाहिए आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। द प्रिवेलिंग व्यू इज दैट, अब इसके पीछे का ओपिनियन क्या है, इसके पीछे का जो प्रचलित नज़रिया है वो क्या है, PG courses should not be open for any such residential preferences, कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें इस तरीके की कोई भी रेजिडेंशियल प्रेफरेंसेस की जगह नहीं होनी चाहिए। एज द नीड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इज हायर, क्योंकि जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए पीजी करने का, ये सबसे ज़्यादा हमारी प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है। Many states do fill up PG seats in government medical colleges। कई सारे states हैं जो government medical colleges हैं उनकी PG seats fill करते हैं। ठीक है। एंड सीट्स अवेलेबल टू देम इन प्राइवेट कॉलेजेस, और जो उनके प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल होती हैं, बारिंग दोज दैट आर फिल्ड ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस, उसमें वो उन लोगों को शामिल नहीं करते। बार करना मतलब रोकना, वर्जित करना, बाध्य करना। किसको रोकते हैं? जो ऑल इंडिया बेसिस पे स्टूडेंट्स आए होते हैं उनको रोक देते हैं। विद कैंडिडेट्स ड्रॉन फ्रॉम देयर ओन स्टेट्स, और किसको एडमिशन देते हैं? उन बच्चों को एडमिशन देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो कि उन्हीं के स्टेट से आए हुए हों। Candidates from other states can enter PG medical courses in a state only through a national quota। अब
बोल रहे हैं कि किसी दूसरे स्टेट्स में जो कैंडिडेट्स हैं पीजी कोर्स में, मेडिकल कोर्स में, तभी जा सकते हैं जब वो नेशनल कोटा के जरिए आए हों, यानी कि ऑल इंडिया लेवल का कुछ एग्जाम हो उसमें से वो आए हों। दिस सिस्टम नाउ इम्परमिसिबल, ये जो सिस्टम है अब गैर इम्परमिसिबल कर दिया है, यानी कि अब इसको अमान्य करार दे दिया है, अब ये लागू नहीं रहेगा। हैज इट्स ओन जस्टिफिकेशन, इसके खुद के कुछ तर्क हैं। as PG students form the backbone of medical services in government hospitals, क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं उसके अंदर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं अपनी सेवाओं के जरिए। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त सच स्टूडेंट्स हैव द एडिशनल इंसेंटिव ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, और ऐसे बच्चों के पास में एक और फायदा होता है, इंसेंटिव होता है कि वो गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन कर लें एंड देयर बाय एक्वायरिंग एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर पीजी कोर्सेज एज सर्विस कैंडिडेट्स, और इसलिए वो पीजी कोर्स को सर्विस कैंडिडेट्स के तौर पे भी हासिल कर पाते हैं, उसमें सम्मिलित हो पाते हैं। द सदर्न स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स हैं इन पर्टिकुलर, उनमें खास तौर पे हैव इन्वेस्टेड हेविली इन मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन में बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। इस्टेब्लिशिंग अ कॉलेज इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है। These would like to accommodate more candidates from their states, तो जाहिर सी बात है उनने इतना इन्वेस्टमेंट करा है तो अपने स्टेट के बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा रखना चाहेंगे, ठीक है। टू कीप देयर मेडिकल सर्विसेज गोइंग, ताकि उनकी मेडिकल सर्विस जो है वो चलती रहे। एंड विद एन आई ऑन फ्यूचर मैन पावर नीड्स, और आई ऑन फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर की जो हमारी मैन पावर की वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए वो कर रहे हैं। It is expected that aggrieved states may seek a review of this judgment, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो पीड़ित स्टेट्स हैं जिनके अब उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, सदर्न स्टेट्स में उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, तो जाहिर सी बात है अगर उनके बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को नुकसान होगा इस चीज़ का, तो वो तो इस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए कहेंगे कि भैया आप इसके ऊपर पुनर्विचार करो। It is likely that the verdict will result in union government finding one more way to restrict the role of states in medical admissions. बोल रहे हैं ऐसा संभव है कि ये जो फैसला है ये केंद्र सरकार को एक और मौका दे देगा कि वो स्टेट मेडिकल एडमिशन्स के जो रोल है, स्टेट का जो मेडिकल एडमिशन्स में रोल है उसको बाध्य कर सके, उसको रोक सके, रिस्ट्रिक्ट कर सके। Interestingly, the distinction the court has made between PG and UG courses when it comes to prioritizing local needs may be a sound argument in itself। बोल रहे हैं कि बड़ा रोचक है ये देखना कि जो तर्क उन्होंने दिया है पीजी और यूजी कोर्सेज में भेद करने के लिए, जब बात आती है लोकल ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज करने की, तो वो ऐसा लग सकता है कि फॉर क्वेश्चनिंग द कंटिन्यूइंग टेंडेंसी टू सेंट्रलाइज इवन यूजी एडमिशंस अक्रॉस स्ट्रीम्स। तो बोल रहे हैं ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या हमें यूजी एडमिशंस को भी स्टेट पूरे देश भर में सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। The solution lies in creating educational infrastructure of near uniform quality in every district। तो इसका समाधान क्या है कि लगभग सेम ही करिकुलम, सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सदर्न स्टेट्स में तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो पंजाब वाली साइड के मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बेचारे खाली पड़े हुए क्योंकि वहाँ पे एडमिशन ही नहीं बच्चे ले रहे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और करिकुलम एक जैसा होना चाहिए, जैसे कि सीबीएसई के अंतर्गत सारे बोर्ड्स, सारे स्कूल्स आते हैं जो भी, वो उसी करिकुलम को फॉलो करते हैं। वैसे ही एक मेडिकल काउंसिल बना हुआ है हमारा, तो उसी का अंतर्गत सारा सिलेबस होना चाहिए, वही फॉलो करना चाहिए सबको, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये एक समाधान है। तो ये था पैसेज। बेसिकली हुआ क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर में आप रेजिडेंशियल प्रेफरेंसेस को लेके, रेजिडेंशियल कोटा को लेके एडमिशन नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकेंगे। उसको कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में तो अगर आप रेजिडेंशियल कोटा रखते हैं तो वो वैलिड है, क्योंकि वो किसी भी स्टेट के जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको सुचारू रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो मेरिट बेस पे होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये प्रायोरिटी नहीं रख सकते,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स ऑन पीजी मेडिकल एडमिशंस, बोल रहे हैं इनमें से कौन सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है पीजी मेडिकल एडमिशंस के लिए उसको स्पष्ट करती है। फर्स्ट, स्टेट्स कैन रिजर्व सीट्स फॉर कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन रेजिडेंस, इनकरेक्ट है, इसको अमान्य करार दिया है। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस इज परमिसिबल बट रेजिडेंशियल प्रेफरेंस इज नॉट। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस क्या हो गया, मेरे ही कॉलेज से मेरे ही इंस्टीट्यूट से बच्चे ने एमबीबीएस करी, अब मेरे ही इंस्टीट्यूट में वो पीजी कर रहा है तो ये चलेगा। लेकिन मेरे ही स्टेट का बच्चा मेरे ही स्टेट के कॉलेज में एमबीबीएस करा था, लेकिन मेरे ही स्टेट का बच्चा मेरे ही स्टेट के कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद मेरे ही स्टेट में उसको पीजी करने के लिए एक सीट रिजर्व कर दी जाए, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why do some states prefer to reserve PG medical seats for their own residents? क्यों कुछ स्टेट्स चाहते हैं कि वो पीजी मेडिकल सीट्स जो है अपने रेजिडेंट्स के लिए रखें? क्योंकि वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सुचारू रूप से चली रहे। स्टूडेंट्स के पास भी एक अपर हैंड होता है कि उनको सर्विस वाला जो क्राइटेरिया है कि मैं सर्विस में हूँ, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए, वो भी या पीजी करने का मौका दिया जाए, वो भी वो फुलफिल कर सकते हैं। टू इम्प्रूव देयर रैंकिंग इन नेशनल मेडिकल एजुकेशन, तो ऐसी तो बात हमने नहीं सुनी, यहाँ पे पढ़ी है ना। टू इंश्योर दैट देयर हॉस्पिटल्स हैव अ स्टीडी सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स, बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी स्टेट है जो इतना मैन पावर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैन पावर को ट्रेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा ना कि वो मैन पावर उनके काम भी आए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। What is the key difference highlighted by the Supreme Court between UG and PG medical admissions? बोल रहे हैं क्या मुख्य डिफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूजी और पीजी मेडिकल एडमिशंस में हाईलाइट किया कि यूजी में तो एडमिशन रेजिडेंशियल प्रेफरेंस पे हो सकते हैं पर पीजी में नहीं हो सकते। यूजी एडमिशंस अलाउ रेजिडेंशियल प्रेफरेंस, करेक्ट है, बट पीजी एडमिशंस डू नॉट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about the impact of Supreme Court's ruling on state-run medical services? कि क्या प्रभाव पड़ेगा जो स्टेट द्वारा चलाई गई मेडिकल सर्विसेज हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? तो उनके पास डॉक्टर्स की कमी हो सकती है ना, उनके पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद डॉक्टर्स की कमी हो सकती है। It may create a shortage of doctors willing to serve in state government hospitals. अब ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है। अगर सपोज करो कि हिमाचल में, जैसे मैंने उदाहरण लिया आपको बताया कि मान लो कि वहाँ पे नहीं है अच्छे स्टेट्स, या मान लो गोवा में अच्छे मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, ठीक है, पीजी के लिए, तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? जो सदर्न स्टेट्स जहाँ पे मानो तमिलनाडु में बहुत अच्छे पीजी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जाएंगे वहीं पे काम करने लग जाएंगे। तो गोवा में तो डॉक्टर की कमी हो गई ना, गोवा में तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम हो गया, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, what is a potential long-term solution to the issue of state versus national medical admission? तो इसका एक समाधान उन्होंने बताया कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। Establishing more private colleges across the country, incorrect है। Centralizing all medical admissions under the union government, incorrect है। Creating a uniform quality of educational infrastructure in every district, option C is correct। जेनरिक का सिनोनिम बताना है। जेनरिक का मतलब होता है जो सामान्य है, कॉमन है, या फिर कहें कि यूनिवर्सल है। डेफिनेट, डेफिनेट मतलब स्पष्ट, यूनिवर्सल मतलब जो कॉमन है, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है। प्रिसाइज बिल्कुल सटीक, स्पेसिफिक विशिष्ट, तो ऑप्शन बी यूनिवर्सल इज द सिनोनिम फॉर जेनरिक। रेज द बार का मतलब होता है अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखना, हायर गोल्स रखना, ठीक है। टू रेज द प्राइस, किसी चीज की कीमत बढ़ाना, इनकरेक्ट है। टू ग्रो टॉलर, लंबे हो जाना, इनकरेक्ट है। टू सेट हायर गोल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अपने गोल्स या अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई रखना। Had you not reached in time, अगर तुम समय पर नहीं आते, we will have lost our lives, तो हम अपनी जान गंवा चुके होते। पास्ट की बात है, will जो है फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, इनकरेक्ट है। we will की बजाय क्या आएगा, we would have lost our lives, सी में एरर है।
बैंग फॉर द बक। बैंग फॉर द बक का मतलब होता है कि जो पैसे की पूरी कीमत वसूलना, ठीक है, वो हो गया बैंग फॉर द बक। मोर वैल्यू फॉर मनी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टॉय ड्रमर, जो ड्रम बजाने वाला जो टॉय है ना, प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो उसके पीछे जो बटन लगा है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो ड्रम प्ले करने लग जाएगा। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, सब करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। While washing your hands, अपने हाथ धोते समय, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them। अब देखो, the microbes on them को हमने सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। the microbes on there, उनके microbes के ऊपर जो है उनको रिमूव करना, नहीं। microbes on they, अगेन किसी के ऊपर माइक्रोब्स हैं उनको हमने रिमूव करना, दे बिलोंग पर्सन को बोलते हैं, ठीक है। हम हाथों की बात कर रहे हैं। दोज, दोज भी नहीं आएगा, तो इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। A group of three novels or plays, each complete in itself। जो तीन नॉवेल्स की या तीन कहानियों की श्रृंखला होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रिलॉजी। फर्स्ट है ट्रिवेट। ट्रिवेट का मतलब होता है जो तीन पैरों वाला स्टैंड होता है, जैसे कि हम होटल्स वगैरह में कभी देखते हैं ना, तो बुफे सिस्टम में वो तीन पैरों वाला ऐसे स्टैंड होता है, या फिर जिसके ऊपर हम मटका रखते हैं, उसमें ऐसा होता है ना, तीन पाए वाला स्टैंड होता है ना, वो हो गया क्या? ट्रिवेट। ट्रिलॉजी, ट्रिलॉजी मतलब तीन नॉवेल्स या प्लेस की श्रृंखला। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट जब किसी महिला के तीन बच्चे इकट्ठे एक साथ हों एक ही डिलीवरी में, तो वो गया ट्रिपलेट। ट्रायमविर, ट्रायमविर का मतलब होता है जो एंशंट रोम में ये सिस्टम था कि तीन रूलर्स जो थे वो उसके ऊपर शासन करते थे, तो उसको बोलते थे ट्रायमविर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ट्रिलॉजी इज करेक्ट। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तो अब इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज, इसका बन जाएगा वॉज, पास्ट में हो जाएगा वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नहीं, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि टास्क पास्ट, बात जो है वो पास्ट में कही गई है ना। India is formally moving ahead to dash 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia। तो इंडिया ऑफिशियली, फॉर्मली मतलब ऑफिशियली आगे बढ़ चुका है टू एक्वायर, हो सकता है उनसे हासिल करने में, उनसे खरीदने में, ठीक है। तो क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ एक्वायर करनी है? 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स हासिल करने हैं, किससे? रशिया से, अलॉन्ग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। और जो उनका अभी का जो बेड़ा है, किसका? हिंदुस्तान का जो अभी का बेड़ा है उसको भी अपग्रेड करना है, ठीक है। फर्स्ट है प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब कुछ चीज़ प्राप्त करना या खरीदना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अचीव, हासिल करना, तो ये अचीव हासिल करना सफलता भी हो सकता है या कुछ उद्देश्य लक्ष्य हासिल करना हो सकता है, ठीक है। पर इसमें यहाँ पे खरीदने बेचने का कुछ चीज़ नहीं है। अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश अगेन आप किसी चीज़ को पूरा कर लें। एडवांस, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, तो ऑप्शन ए प्रोक्योर इज करेक्ट। When we got near, जब हम पास पहुंचे, we saw it was the steam rising from the hot springs। तब हमने देखा कि वो हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग क्या होता है? गर्म पानी का जो झरना सा होता है, गर्म पानी का जो स्रोत होता है ना, उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। उसमें से उठने वाला धुआं था। तो इट बताता है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। एलिमिनेट कर दो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। जब हमने थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा कॉलम, कॉलम मतलब ऐसे धुएं का एक गुबार सा उठता हुआ, लंबी सी धुएं की लाइन सी चल रही है ना, वैसे देखा। वी वॉन्डर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस। तो अब धुएं देखा तभी उनको ख्याल आया ना कि क्या ये किसी चिमनी में से आ रहा है, किसी जलते हुए घर में से आ रहा है। तो यानी कि बी के बाद में सी आएगा, पता चल गया ये चीज़। तो वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। तो वो तो हॉट वाटर दिखा होगा, उसके बाद ही उसमें बाथ लेने की सोचोगे ना। तो यानी कि सी के बाद में ए और ए के बाद में डी, बी सी ए डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। काम और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से, घरेलू तनाव की वजह से काजल जो है वो गुस्सैल हो गई, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई, जल्दी गुस्सा आने लग पड़ा। ग्रेविटीज, ग्रेविटीज का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, तो घरेलू गुरुत्वाकर्षण तो नहीं है। वेट्स, भार। फोर्सेस, ताकतें। प्रेशर्स, तनाव, है ना, दबाव। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट द ईगल, लेकिन द ईगल, अब लेकिन से तो कोई स्टेट में कोई हमारा पैसेज स्टार्ट नहीं होता, तो ए जो ऑप्शन बी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ईगल इन रैथ, गुस्से में, गेव द बीटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग्स, उसने जो बीटल था उसको अपने पंखों से एक ऐसे फड़फड़ा के पंख उसको भगा दिया दूर। एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर एंड डिवॉर्ड हिम, और जल्द से ही उसने क्या किया, हेयर, हेयर क्या होता है, एक किस्म का रैबिट होता है, ठीक है, छोटा सा फ्लफी सा जंगली जो होता है उसको बोलते हैं, उसको सीज कर लिया यानी कि उसके ऊपर झपट्टा मार लिया, उसको डिवोर कर लिया यानी कि उसको खा गया। द बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल, तो बीटल ने ईगल के साथ में हस्तक्षेप किया, उसके साथ लड़ाई करी। बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लायंट, और उसने भीख मांगी कि इस बेचारे गरीब को छोड़ दो। एंड प्लीडेड विद हिम नॉट टू किल अ सो स्मॉल एन एनिमल, और उसके सामने वो गिड़गिड़ाने लगा कि इतने छोटे से जानवर को मत मारो। वेन द ईगल फ्लू अवे, जब वो भाग चला गया, तो ये प्रार्थना पहले की होगी, उसने खा लिया उसके बाद वो चला गया, है ना, तो यानी कि ए जो है वो सी के पहले आएगा और बी के बाद में आएगा, ठीक है। द बीटल फ्लू आफ्टर हिम, तो बीटल भी उसके पीछे पीछे भागा, टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वॉज, ये देखने के लिए कि उसका घोंसला कहाँ है। अ हेयर, एक हेयर, तो अब यहाँ पे द हेयर बोला गया, वो हेयर जिसका पहले जिक्र किया गया, यहाँ पे एक हेयर की बात की गई, यानी कि डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया। बींग परस्यूड बाय एन ईगल, जिसका एक ईगल पीछा करा था, took himself for refuge to the nest of a beetle, तो वो एक बीटल के नेस्ट में जाके उसने शरणार्थ लिया। whom he begged to save him, फिर उसके सामने उसने बोला कि प्लीज मुझे बचा लो, ठीक है, तो इस वजह से वो बीटल ने हस्तक्षेप करा, तो डी, डी के बाद में बी हमारा सेकंड स्टेटमेंट, उसके बाद में ए थर्ड स्टेटमेंट, और सी हमारा फाइनल स्टेटमेंट, यानी कि डी बी ए सी, डी बी ए सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, जब जानवरों का या पक्षियों का झुंड या टोली उनकी होती है एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट है क्लस्टर, क्लस्टर होता है लोगों का समूह, ग्रुप। थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब भीड़, क्राउड मतलब भी भीड़, तो यानी कि ऑप्शन ए ड्रोव इज करेक्ट। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, तुम्हें भीड़ भाड़ भरी बस में नहीं जाना चाहिए, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, या फिर मेट्रो में नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग रश आवर्स, जब बहुत ज़्यादा रश आवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी समय होता है उस टाइम पे। एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, अब यहाँ पे जो क्वाइट बोला जाना है, ये देखो ये जो क्वाइट है ये है शांति वाला, शांत, चुपचाप, है ना, जिसमें शोरगुल नहीं है, वो वाला क्वाइट, कि क्वाइट एवरीवन, यानी कि यहाँ पे कोई शोर ना मचा है ना, जैसे हम बोलते हैं वो हो गया क्वाइट। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये काफ़ी अनप्लेजेंट है, हम बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी अप्रिय है, तो वो काफ़ी बताने के लिए जो स्पेलिंग होंगे वो होंगे क्यू यू आई टी ई, क्वाइट, ठीक है। तो एरर कहाँ है, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो यू मस्ट इन अ क्राउडेड बस एज बोथ आर क्वाइट, सी में एरर है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है एक्सटर्मिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना, ठीक है, जैसे कि यूजुअली पेस्टिसाइड वगैरह करवाते ना, तो उनको टर्मिनेट करने की बात करते हैं ना, ख़त्म करने की, तो वो हो गया एक्सटर्मिनेटेड। वायलेंस, वायलेंस का मतलब क्या होता है, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग वॉयलेंस नहीं होता, वायलेंस होता है, VIOLENCE, ठीक है, बी करेक्ट। विल्डरनेस, विल्डरनेसेस, विल्डरनेसेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई जमीन का या कोई ऐसी जगह का टुकड़ा है जहाँ पे कोई भी मानव एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही, वो अपने नेचुरल प्रेजेंस में पड़ा है, नेचुरल जो भी उसका तरीका है उसमें पड़ा है, जैसे कि जंगल वगैरह होते हैं जहाँ पे कोई इंसान नहीं गया, ठीक है, वो क्या है, विल्डरनेस, ठीक है, और प्लूरल हो गया तो विल्डरनेसेस।
अनमैनेजेबल यानी कि जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी वायलेंस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। What every tourist must take back from Bhutan is pure honey. बोल रहे हैं भूटान से किसी भी टूरिस्ट को जो लेकर जाना चाहिए वापस, वो क्या है, प्योर हनी, स्पेशली पुटका, खासतौर पे पुटका जो कि एक एंटीबायोटिक हनी है, प्रोड्यूस्ड डैश मेलिपोना बीज, प्रोड्यूस्ड बाय होगा, उनके जरिए प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि स्टिंगलेस बीज होती हैं। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज अराउंड हो सकता है 700 टू 1500 मीटर्स अबव सी लेवल की इस एरिया के लगभग में पाई जाती है, जो कि एक संरक्षित इलाका है। ड्यू टू उनके छोटे साइज की वजह से, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, उनको वो बड़े न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। कंपैरिजन हो रहा है रेगुलर बी हनी बीज के साथ में, तो दैन रेगुलर हनी बीज होगा। इट हैज़ अ टैंजी सार टेस्ट, उसका खट्टा सा थोड़ा टेस्ट होता है। एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, एंड कैन ट्रीट हो सकता है, एंड कैन क्योर हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हनी का, अगर नहीं पता तो बता देती हूँ, हनी का इस्तेमाल जो है अगर गले में खराश हो, जुकाम हो, उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। थोड़े से गुनगुने पानी में अगर वो ले लें, गुनगुने पानी के साथ में 1 चम्मच हनी, तो और जैसे कि हनीटस वगैरह भी आती हैं मेडिसिन, तो वो नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो सोर थ्रोट को ट्रीट कर देती हैं। What every tourist must take back from Bhutan is pure honey, especially putka, antibiotic honey produced dash, produced with, उनके साथ में, produced by, उनके जरिए, थ्रू, थ्रू भी जरिए है लेकिन थ्रू नहीं आता, उनके द्वारा किया गया ना, तो बाय आएगा। ऑफ, ऑफ भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी बाय इज करेक्ट। मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज, a breed found in protected areas dash 700 to 1500 after, इसके बाद में, between, तो इसके बीच की बात करें, 700 से 1500 मीटर के बीच की बात करें तो between होगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्यू डैश, तो ड्यू फॉर, ड्यू ऑफ या ड्यू एट, ड्यू टू उसके कारण से, उनके छोटे साइज की वजह से, so due to their small size they can get larger nutrients dash regular honey, रेगुलर हनी बीज, तो एंड रेगुलर हनी बीज, देन रेगुलर हनी बीज, दो या दैन, तो कंपैरिजन में दैन आता है। इस देन और इस दैन में क्या अंतर है, ये देन है बाद वाला, कि इसके बाद ये हुआ, प्रोसेस बता रहे हैं जब आप सीक्वेंस में, कि पहले हमने ये किया फिर हमने ये किया, तो देन वो वाला देन है, ये दैन है कंपैरिजन वाला, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। It has a tangy sour taste and can dash your sore throat. Appease, appease का मतलब होता है संतुष्ट करना, पैसिफाई शांत करना, काम अगेन शांत रखना, सूद आराम देना, ठीक है, जो भी आपको रिलीफ मिलेगा, तो वो गया सूद, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि आपका सोर थ्रोट जो है उसमें आपको आराम मिलेगा, थोड़ा शांति मिलेगी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।